अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 2 जनवरी के बाद से हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में जो तातुल पैदा हुआ है, उसके बाद आज इस हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है, क्योंकि कई दिनों के इंतजार के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती टीम की बिल आखिर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात करवा दी गई है, जिसके बाद मुज़ाकरात की जल्द बहाली की उम्मीद जाहिर की जा रही है। और इमरान खान से मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की बहाली की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पीकर अय्याज सादिक से राब्ते में है और अब हुकूमत को आगाह कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के तीसरे राउंड के लिए तैयार है। मगर अहम बात यह है कि कल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाएगा, इसलिए देखना होगा कि इस केस के फैसले के मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर क्या असरात पड़ते हैं। अहम बात यह कि आज सुबह कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के तर्जुमान की जानिब से यह बयान सामने आया था कि हुकूमत ने स्पीकर अय्याज सादिक के पैगाम के बाद अडियाला जेल में मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात का एहतमाम किया है, जो आज दिन 2:30 बजे होगी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा असद कैसर, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा और सेनेटर नासिर अब्बास ने इमरान खान से इज्तिमाई, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर ने तो मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहिबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यह मुलाकात कंट्रोल्ड माहौल में करवाई गई। हुकूमत से मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर पर गैर जानिबदाराना कमीशन बनाया जाए। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। 31 जनवरी ही हमारी डेडलाइन है। आज हमारी खान साहब के साथ मुलाकात हुई, तफसीली मुलाकात थी, अगरचा कंट्रोल्ड माहौल के अंदर ही थी। खान साहब ने आज दोबारा ये बात कही कि 9 मई और 26 नवंबर का मैसेकर, एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो ज़िम्मेदारान का तयन कर सके। को हम अपनी मर्ज़ी का जज नहीं चाह रहे, हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस की बात कर रहे हैं, हम किसी भी गैर जानिबदार जज की बात कर रहे हैं। वो हमारे मुतालबात हम तहरीरी शक्ल में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। तीसरा भी जो असीरान, हाँ जी, और उसके अंदर असीरान उनकी जो रिहाई है वो हमारे मेन मुतालबात का हिस्सा है। और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। हमारी फाइनल डेट 31 जनवरी ही है जो कट ऑफ है। हम इंशाल्लाह दूसरे फरीक को आगाह कर देंगे कि हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, कि अब जो बॉल है इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की वो हुकूमत की कोर्ट में है। हम जितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते थे हमने वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी। साहिबजादा हामिद रजा कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दूसरे फरीक को आगाह कर देगी कि वो मुज़ाकरात के तीसरे राउंड के लिए तैयार है, इसलिए देखना होगा कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर अब कब होगा। इसके अलावा कल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाया जाएगा, जो इससे पहले 2 बार मौखिर हो चुका है और इस फैसले में ताखीर की वजह मुज़ाकरात को बताया जाता रहा है। इस हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा कि कल फैसला मुतवक्को है, अब इस फैसले में मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। जबकि साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि हमें पता है कि कल फैसला क्या आने वाला है, जो फैसला आएगा वो पाकिस्तान के लिए नेक नामी की वजह नहीं बनेगा। सबसे आखिर में जो कल का एक फैसला एक्सपेक्टेड है, हमें पता है कि वो क्या फैसला है और हमें पता है कि वो फैसला पाकिस्तान की किसी नेक नामी का सबब नहीं बनेगा, क्योंकि अलकादिर के अंदर इमरान खान साहब, उनकी अहलिया, उनकी फैमिली का कोई मेंबर, उनकी पार्टी का कोई मेंबर किसी भी हवाले से बेनिफिशरी नहीं है। पैसे सरकार के अकाउंट के अंदर हैं और बात एक ट्रस्ट की है। कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं, कोई एनआरओ नहीं, कोई चीज़ नहीं। हम क्लियर हैं कि इमरान खान साहब अपने तमाम मुकदमात को फेस करके आईनी और कानूनी तरीक़ाकार से बाहर आएंगे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खदशा है कि कल का फैसला इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ आएगा। दूसरी तरफ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज मीडिया से गुफ्तगू में इस केस से मुतल्लिक कहा कि उम्मीद है कि कल इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाएंगे। बजाय इसके कि वो हुकूमत के ख़जाने में पैसा जमा होता, वो 190 मिलियन पाउंड जो है ना वो के अकाउंट में जमा करा दिया गया। उनका जो जुर्माना था उसको रिड्यूस किया गया। उसके एवजाने में 400 एकड़ के करीब ज़मीन जो है इन्होंने सुहावा के करीब ली और वहाँ पे एक अलकादर नामी यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनाई गई। ये सारे
हक़ाइक़ हैं जिनके ऊपर अदालत ने कल फैसला देना है या उम्मीद की जाती है कि फ़ैसला आएगा। कल कोई फ़ैसला सुनाया जाएगा जो इन फैक्ट्स पे बेस कर रहा होगा और इंसाफ के इंशाअल्लाह ताला तमाम तकाज़े जो है पूरे किए जाएंगे। इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और प्रॉपर्टी टाइकून दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस क्या है, उसके कुछ अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। बुनियादी तौर पर यह केस क्विड प्रो को का वो केस है जिसमें इल्जाम यह है कि इमरान खान ने प्रॉपर्टी टाइकून को फायदा पहुंचाने के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया और अपनी काबीना को अंधेरे में रखा और उसके बदले यूनिवर्सिटी की जमीन समेत दीगर फवायद हासिल किए। ये वो मामला है जिसका आगाज दिसंबर 2018 में उस वक्त हुआ जब बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 पाकिस्तानी शहरियों के अकाउंट्स में 20 मिलियन पाउंड फ्रीज किए और फिर अगस्त 2019 में के बैंक अकाउंट से 120 मिलियन पाउंड और 50 मिलियन पाउंड मालियत की वन हाइट पार्क की प्रॉपर्टी को फ्रीज कर दिया गया। और एनसीए ने अपने बयान में कहा कि इसने पाकिस्तान और दीगर मुल्कों में वसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स रखने वाले खानदान से मुआहदे पर इत्तेफाक कर लिया है और जब्तशुदा असासे रियासत पाकिस्तान को वापस किए जाएंगे। मगर अहम बात यह है कि ये असासे रियासत पाकिस्तान को वापस करने के बजाय प्रॉपर्टी टाइकून को सुप्रीम कोर्ट में जुर्माने की जो रकम अदा करनी थी उसमें एडजस्ट कर दिए गए। नैब रेफरेंस के मुताबिक प्रॉपर्टी टाइकून की यह रकम बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब्त की थी, लेकिन इमरान खान और शरीक मुल्जिमान ने यह रकम प्रॉपर्टी टाइकून के हाउसिंग सोसाइटी के सुप्रीम कोर्ट में लाइबिलिटी अकाउंट में ही एडजस्ट कर दी गई, जिसमें इस हाउसिंग सोसाइटी पर 460 अरब रुपए वाजिबुल अदा जुर्माना था। अहम बात यह कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में यह सारा मामला इमरान खान के मुशीर एहतसाब और एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर देख रहे थे, जिनसे हमारी इस मसले पर तफसीली बहस हुई थी कि एनसीए की जो रकम रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में आनी चाहिए थी वो जुर्माने की रकम में एडजस्ट करके सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों भेजी गई। देखिए 2019 में हमने उनसे क्या सवालात किए थे और उन्होंने इसके क्या जवाब दिए थे। 129 अरब रुपए आप कह रहे हैं कि रिकवर करवाए। देखिए सवाल तो सुन लीजिए। 7 अरब रुपए से जायद 7 अरब से जायद की जो रिकवरी हुई है, जो एफबीआर के जिम्मे में हुई है, वो इसी एसेट रिकवरी यूनिट के ताउन से हुई है। और 190 मिलियन की जो ये इस वक्त रिसेंट रिपेट्रिएशन हुई है वो भी एसेट रिकवरी की वजह से हुई है। जो है वो नहीं करते, इसको तो आप अचीवमेंट नहीं करते, आप उसके ऊपर प्रोग्राम नहीं करते। मैं तो क्लेम करता हूं। चले मुझे एसेट रिकवरी यूनिट ने, सुन लीजिए शहजाद इकबाल, एसेट रिकवरी यूनिट ने इसके ऊपर बाकायदा एक प्रेस रिलीज की है। बिल्कुल। और इंटरनेशनल हमारे जो कोऑर्डिनेशन के तहत हमने जितने केसेस किए हैं उसमें जितना हमारा जिस किस्म का उनके साथ मुआहिदा है उसके मुताबिक हम पूरी इंफॉर्मेशन भी देते हैं। सेटलमेंट सुप्रीम कोर्ट के साथ हुई है 460 अरब रुपए, जिसमें उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अदा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। मेरा सवाल भी सुन लीजिए। सवाल मैंने सुन लिया, मेरा सवाल हो गया, मैं सवाल कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के साथ सेटलमेंट नहीं हो सकती भाई, मेरे साथ क्यों कंटेम्प्ट मुझसे करवाते हो? कोर्ट में 460 अरब रुपए क्या ही मामला, ये कहां पे हुई थी सेटलमेंट 460 अरब रुपए की? सेटलमेंट ये हुई कि आप ये जुर्माने की मद में यहां अदा करेंगे 7 सालों में, जुर्माने 7 सालों में और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में करेंगे। बिल्कुल। एनसीए ने जो पैसा फ्रीज किया है वो इस बुनियाद पे किया है कि वो सोर्स नहीं डिक्लेयर कर सके, जिस बुनियाद पे एनसीए और मुल्कों के साथ भी कार्रवाई कर चुका है। वो कहते हैं कि ये पैसा आप सोर्स नहीं डिक्लेयर कर सके, ये अपार्टमेंट की सोर्स डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसको हम फ्रीज करके, ये एनसीए का लॉ है, कानून। आपको कौन सा कानून मुझे बताएं ना, मैं आपको बता रहा हूं। कानून कोर्ट कर दें, कानून कोर्ट कर दें शहजाद इकबाल। अनडिक्लेयर्ड एसेट पे जो उनकी अमेंडमेंट आई है, मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन नहीं रहे। बड़े आप सादा लोग हैं। नहीं, सादा लोग नहीं है। आप कैटेगोरिकली ये बता दीजिए कि वो पैसा जो कि डिक्लेयर नहीं हो सका, एनसीए बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर रही है, वो आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं उस पेनल्टी में? ये तो पाकिस्तान के अवाम का पैसा है ना। जी बिल्कुल। मैं यहां पे 2 चीजें बता दूं, सुनेंगे मेरी बात? सबसे पहले आपके सवाल के अंदर पहली गलती अनलॉफुल जो वो है कि जी ये यूडब्ल्यूओ जो होते हैं उसके तहत आए हैं, ये एसेट फ्रीजिंग उसके तहत नहीं होती। ये 2017 का एक कानून है जिसके अंदर सस्पिशन के ऊपर पैसा सिर्फ फ्रीज होता है। जो दूसरा सिलसिला है जो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर है, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर एक सेपरेट प्रोसीजर है, उसका एक सेपरेट लॉ है, इसका ये सेपरेट लॉ है। एनसीए ने वहां पे देखा कि ये असासे हैं, ये अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है, इसका सोर्स नहीं है, उन्होंने वो पैसा पाकिस्तान वापस किया। आपसे एक और सवाल आप कह रहे हैं कि नहीं, ये पैसा जो 38 अरब रुपए आएगा अब इसको एडजस्ट कर देंगे सुप्रीम कोर्ट की पेनल्टी से। मैं शहजाद आपसे मैं गलत कह रहा हूं, एडजस्ट नहीं कर रहे 38 अरब रुपए, सरासर गलत कर रहे हैं। अच्छा अब इसको सिंपल कर लेते हैं। मैं सिंपल कर देता हूं, 460 अरब सर, एक सेकंड, इसको सिंपल कर लेते हैं। ये 38 बिलियन पूरे आ जाएंगे, जब अभी 140 आए बाकी भी आ जाएंगे, तो ये 38 बिलियन अलग आएंगे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में से, सुन लीजिए, और 7 सालों में 460 अरब रुपए अलग आएंगे।
ये आप कह रहे हैं? देखिए ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन करनी है, ये शहजाद इकबाल और शहजाद अकबर डिटरमिन नहीं कर सकते। एनसीए ने उस अकाउंट में पैसे जमा करवाए, हुकूमत पाकिस्तान ने पैसे जमा नहीं कराए। सेटलमेंट एग्रीमेंट एनसीए और रिस्पोंडेंट्स के दरमियान अकाउंट में डाल देगी। सेटल एज पर द उनका क्या ताल्लुक है? बैरिया टाउन केस में पेनल्टी है 460 रुपए की। एज पर द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट। ये किसने किया है? हुकूमत ने किया ना टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। किसने किया है? किस टर्म्स ऑफ सेटलमेंट किसने दरमियान हुए? एनसीए और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान हुए? नहीं, फिर एनसीए एंड द रिस्पोंडेंट्स उस टर्म्स के अंदर लिखा हुआ है। आप अगर आप पढ़ लीजिए। तो इसमें हुकूमत का कोई, वो कह रहे हैं कि हुकूमत को पैसा वापस करेंगे, आप कह रहे हैं हुकूमत को नहीं जाएगा, पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला जाएगा ना? सुप्रीम कोर्ट पैसे घर नहीं लेके जाती, वो हुकूमत की बिहाफ आप कह रहे हैं कि अगर आप वापस आना चाहते हैं कल इस पे हम दोबारा बहस भी कर लेंगे। इमरान खान पर यह भी इल्जाम है कि दिसंबर 2019 में यह सब खुफिया तरीके से किया गया और काबीना को भी लायक रखा गया। काबीना से सील लिफाफे पर दस्तखत कराए गए, जिसकी तस्दीक शेख रशीद ने उसी दिन कर दी थी जिस दिन यह काबीना का इजलास हुआ था, जबकि दीगर वज़रा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जाने के बाद यही दावे किए थे। हमें कैबिनेट मीटिंग थी, हमें बताया गया कि इस लिफाफे में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लंदन में पकड़ा गया 190 मिलियन पाउंड्स। और वो किसने बताई? शहजाद अकबर ने या प्राइम मिनिस्टर ने खुद? शहजाद अकबर। हमें क्या एतराज़ था अगर कोई कहे कि गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है। मुझे अगले दिन किसी को, हम बैठे हुए थे 2-3 वजीर, उन्होंने बताया कि ये तो ये था। मैंने कहा मुझे बता देते, मैं बोल लेता, आप तो नहीं डरते हो, नहीं बोल सकते हो, तो मैं इस पर ऑब्जेक्शन कर सकता था। उस वक्त हमें बिल्कुल समझ नहीं है कि फिर हाथ से निकल चुका था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के उस वक्त के रहनुमा कह रहे थे कि यह सारा मामला खुफिया रखा गया। यह तक कहा गया कि इस मामले पर कोई वजीर बात नहीं करेगा। इमरान खान और बुशरा बीबी पर यह इल्जाम है कि उन्होंने को माली फायदा पहुंचाया और बदले में माली फायदा हासिल किया। मगर इस केस में इमरान खान का यह मौकिफ है कि इस केस में उन्हें या उनकी फैमिली को कोई माली फायदा नहीं पहुंचा है। अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन ट्रस्ट की मिल्कियत है, जबकि एनसीए से मिलने वाली रकम और उसकी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकली की काबीना से बाकायदा मंजूरी ली गई थी। अहम बात यह कि नवंबर 2023 में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने हाउसिंग सोसाइटी के जुर्माने के केस में सुप्रीम कोर्ट भी यह करार दे चुकी है कि एनसीए की जानिब से जब्त की गई रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गलत मुंतकिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि एनसीए से हासिल होने वाली रकम को सुप्रीम कोर्ट से गलत जोड़ा गया था और मुमकिना तौर पर यह रकम प्रोसीड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी थी। के अलावा कोई भी वजाहत के लिए सामने नहीं आया कि यह रकम क्यों सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजी गई। बजाय ये रकम लायबिलिटी खत्म करने के लिए भेजी गई, जिससे यह मुहावरा याद आता है कि रॉबिंग पीटर टू पे पॉल। इसलिए बैरून मुल्क से मौसूल होने वाली रकम सूद समेत हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई जाएगी। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद MWM के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत के साथ जो अगला राउंड है मुज़ाकरात का, वो मुमकिन तौर पे कब हो सकता है। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की आज मुलाकात हो गई है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने, जिन्होंने आज इमरान खान से मुलाकात की है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा नासिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये जो मुलाकात होनी थी इमरान खान से, काफ़ी दिन से इस पर बहस चल रही थी कि मुलाकात नहीं हो पा रही है अरेंज। कल रात फिर बताया गया कि 2 बजे ये पैगाम आया आप लोगों को कि डियाला जेल में जाए, इमरान खान से मिले। ये मुमकिन कैसे हुई इवेंचुअली? क्या याद सादिक साहब कौमी असम्बली के स्पीकर, उन्होंने ये मुमकिन बनाया या हुकूमत ने मुमकिन बनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। बिलाखिर हमने जब हमारी मीटिंग हुई थी दूसरी, तो उसमें हमने हुकूमती जो वफद और उनके एलाइज का वफद था, जो टीम थी, हमने उन्हें कहा था कि हमारी मुलाकात कराई जाए इमरान खान साहब के साथ, और हमारी 1-2 नहीं, हमारी फ्रिक्वेंटली मुलाकातें होनी चाहिए अगर मुज़ाकरात को किसी मंतकी नतीजे तक पहुँचाना है। तो चूँकि बिलाखिर उनसे बात करनी है, पूछना है, एक बात उन तक मुंतकिल करनी है और फिर उनसे रहनुमाई लेनी है, फिर आगे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तो 1-2 नहीं बल्कि हमारी फ्रिक्वेंटली मुलाकातें होनी चाहिए उनके साथ, और एक ओपन एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए। और हुकूमत से हमने कहा था और उन्होंने पैगाम भिजवा दिया कि जी आपकी मुलाकात है। और मेरे ख्याल में उमर अयूब साहब ने भी रब्ता किया था स्पीकर याद सादिक साहब से, और असद कैसर साहब ने भी रब्ता किया था उनसे। सही। और बिलाखिर फिर रात को लेट नाइट हमें पता चल गया कि 2 बजे। ऐसे ये काफ़ी हम भी कई सफ़र में थे, दोस्त सारे, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने पहुँचाया अपने आप को। सही। और नासिर साहब आज ये बताया, साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने ये बताया कि तवील मुलाकात थी लेकिन कंट्रोल थी। जब आप कहते हैं कि कंट्रोल थी, उससे क्या मुराद थी उनकी? देखें, उसी कमरे में हुई जहाँ पहले हुई थी। एक तंग सा छोटा सा कमरा है जहाँ आप इजीली बैठते नहीं हैं,
4 बंदे 5 बंदे मुश्किल से बैठते हैं वहाँ पर। तो इसी, और आपको पता है कि आजकल तो पाकिस्तान में बग्ड है, हर जगह तकरीबन गाड़ियाँ भी बग्ड होती हैं, तो वहाँ एक बंदा ना कंफर्ट नहीं होता बातचीत करने में, तो वो नहीं हुआ। ओपन एटमॉस्फेयर कोई नहीं था, एहलकार तो नहीं था मजाक जब आप में करते लोग कि ऐसी जगह मुलाकात करें जहाँ दीवारें ना हो। सही, कोई बातचीत करते वहां कोई एहलकार तो नहीं था, मतलब आपको ये खदशा है कि वो बग्ड था रूम? एहलकार, आप मुझे बताएं, एहलकारों की जरूरत होती है? सही है, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं, मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये तो नामुनासिब था। देखिए, एतमाद करना चाहिए। अगर आपने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है तो एक कंफर्ट माहौल, एटमॉस्फेयर आप हमें दें जिसमें हम बैठें, बातचीत करें, हम उनके साथ भी बातचीत करें। मुमकिन है बातचीतें उन तक दुरुस्त मुंतकिल ना हुई हों, हम उनको उन तक मुंतकिल करें और फिर एक बाहमी मुशावरत के साथ एक फ़ैसला करके आगे बढ़ाया जाए चीज़ों को। ठीक है। और आज जब मीडिया से पता नहीं क्यों इनको डर है। देखें, ये सारे जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करेगा, बहरानों से निकालने के लिए बात करेगा। एतमाद करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, और वो लोग हैं जिनके साथ पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत है, जो मुल्क को इस हालत में देखना पसंद नहीं करते, नापसंद करते हैं। सही, अवाम का, जिनके साथ अवाम का मैंडेट और अवाम का एतमाद उन्हें हासिल है, वो लोग हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अल्लामा रज़ा साहब के आज जब मीडिया की तो हामिद रज़ा साहब ने बताया कि वही हमारी 2 डिमांड्स हैं, 9 मई 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सीनियर जजेस पे मुश्तमिल हो, और दूसरा असीरान की रिहाई। तो ये बातें तो पहले भी सामने आ रही थी, लेकिन आप लोग फिर भी कह रहे थे कि इमरान खान से हमें मुलाकात इसलिए करनी है ताकि इसकी जो निटी-ग्रिटीज हैं, जो इसकी तफसीलात हैं, वो हम डिसाइड करें उनसे। तो क्या ऐसी तफसीलात आज इमरान खान से आपने डिस्कस की हैं? देखिए उनके साथ बात हुई है। पहले ये कह रहे थे कि आप लिख के दें ना, हमने कहा कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है आप इन्हीं को हमारी डिमांड समझ लें, उन्होंने कहा इनको लिख के दें। जब फिर लिख के देना है तो पहली भी जो हमारी मुलाकात थी बहुत वक्त कम था और हम 6 लोग बैठ नहीं पा रहे थे वहाँ पर। जगह बहुत, आज भी थोड़ी जगह थी और वक्त भी थोड़ा था। आप 6 बंदों ने बात करनी है, उन्होंने बात करनी है, एक एक चीज़ को डिस्कस करना है। पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से मुज़ाकरात एक बहुत स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात हैं और टाइमिंग्स के हवाले से बहुत अहम है। और मेरे ख्याल में मुल्क को बहरानों से निकालने का और मुल्क में रिफॉर्म लाने का ये आखिरी रास्ता है, आखिरी जो है वो तरीकाकार है, क्योंकि जब आप इलेक्शन के जरिए चेंज नहीं ला सकते। क्योंकि मिसाल के तौर पे मैं करता हूँ तो इमरान खान साहब के साथ जो बातचीत है, ये मुज़ाकरात बहुत ज़्यादा है। आपके पास ना कलम है, ना कागज़ है, ना लिख सकते हैं आप वहाँ पर बैठ कर। कितनी बातें इंसान भूल भी जाता है ना। तो ऐसा माहौल दें, एटमॉस्फेयर दें जिसमें सारी चीज़ें हम जाएँ, उनको बताएं, वो हमें बताएं, ताकि हम बिलाखिर मुलाकात होगी। खान साहब ने ही कहा कि आप इनको ड्राफ्ट करके भेज दें मुतालबात को, और ये मुतालबात जेन्युइन है, ज़रूरी है, चूँकि आपको पता है 9 मई बहुत आम है। पाकिस्तान के अंदर पूरा एक नैरेटिव डेवलप किया गया कि इंतशारी टोला, दहशतगर्द, गद्दार वतन, पाकिस्तान के दुश्मन, फिर उसके नतीजे में हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेलों में डाला गया, फिर उनको लॉन्ड्री में डालकर उनको फिर क्या किया गया कि उनको ठीक किया गया। जिसने बयान दे दिया वो ठीक हो गया, जिसने बयान नहीं दिया वो जेल में रहा, तशद्दुद हुआ। लोगों में भी ये दिलचस्पी होगी और हुकूमत भी शायद सुन रही हो कि आप लोगों की मीटिंग में मजीद और क्या डिस्कस हुआ, क्योंकि हुकूमत ये कहती थी कि जब जुडिशल कमीशन की आप बात करते हैं तो आप हमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस दें, TORs दें। तो क्या आपने डिटेल से डिस्कस किया है कि जब आप जुडिशल कमीशन मांगेंगे तो क्या फाइंडिंग्स आपको दरकार होंगी जुडिशल? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है कि इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन हो, इंडिपेंडेंट, जिसमें सीनियर जज भी आ सकते हैं या वो जज इस पर दोनों का इत्तेफाक हो। इसमें तो बैठ के बात हो सकती है ना। जुडिशल कमीशन बनाना है जिस पर दोनों का इत्तेफाक हो जाए, या सीनियर मोस्ट जज जो है ना उसको बना दिया जाए। बिलाखिर कोई ना कोई वे निकाला जा सकता है बातचीत करके। देखिए उन्होंने भी बात करनी है, कुछ उनकी भी राय होगी जो हमारे मध्य मुकाबले है। तो लिहाजा अब ये बात वाज़ेह हो गई है, पैगाम चला गया है, ड्राफ्ट चला जाएगा, आज कल चला जाएगा उन तक। तो मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाए और हुकूमत इस अपॉर्चुनिटी से इस्तेफादा करे पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए। और अगर मुज़ाकरात के जरिए भी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, फिर सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान के अवाम के पास कौन सा रास्ता रहेगा? ठीक है अल्लामा नसीर साहब, लेकिन ये बताइएगा कि अगर हुकूमत ने, देखें आप लोगों के सामने ही तो है, आप लोग कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस लगना था, लेकिन हुकूमत 26वीं तरमीम लेकर आई और एक कॉम्प्रोमाइज सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बना दी है, आप लोग कहते हैं। तो अब आपको क्यों ये तवक्को है
कि या तो सीनियर मोस्ट नहीं, आप मैं तो अपना तजिया पाकिस्तान कहता है। जी मैं अपना तजिया इस हवाले से देता रहा हूं, लेकिन अभी तो मैं आपसे सवाल करने वाली पोजीशन में हूं ना, तो मुझे ये बताइएगा कि क्यों आप लोगों को ये लगता है कि हुकूमत एक इंडिपेंडेंट कमीशन इस पे बनाएगी? क्यों वो ऐसा कमीशन नहीं चाहेंगे जो कि ऐसा फैसला दे जो उनके हक में आएगा? देखिए, अगर ये नहीं करेंगे ना, इंडिपेंडेंट कमीशन नहीं बनाएंगे, जुडिशल कमीशन, इसका मतलब है पाकिस्तान के अवाम को पता चल जाएगा कि जितने भी आइनी, कानूनी, मुसालमत आमेज रास्ते हैं चेंज लाने के, पाकिस्तान को बहरान से निकालने के, इन्होंने बंद कर दिए हैं। मेरी बात सुन लें, अगर एहतजाज करें गोलियां मारते हैं, रुकावटें खड़ी करते हैं, इलेक्शन को ये रेगिंग करते हैं और 9 फरवरी को फॉर्म 47 चेंज कर देते हैं, अदलिया पर कब्जा करते हैं, शब खून मारते हैं और ऐसी अदलिया का इस्तिकदाल ही ख़त्म कर देते हैं। पार्लियामेंट ऐसी हो गई है कि इसके रात को लोगों को उठा लिया जाता है, कस्टोडियन ऑफ पार्लियामेंट अगर उनको अपने पार्लियामेंटेरियन का दिफा नहीं कर सकता, मुज़ाकरात बंद है, फिर क्या करेंगे, किधर जाएंगे, अवाम क्या करेंगे? जो इस वक्त पाकिस्तान को तबाह बर्बाद होता देख रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम अपने वतन से कभी भी डिटैच नहीं होंगे, पाकिस्तान को ऐसे नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान के अवाम। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम इस सिस्टम को ढाने के लिए उठेंगे। इमरान खान साफियों से फिर ना कहना कि सिविल नाफरमानी हो गई है, फिर ना कहना कि पाकिस्तान को अवाम किधर चलेंगे। कि इमरान खान साहब अपने ट्वीट्स में या फिर साफियों से गुफ्तगू में ये कहते रहे कि ऐसा लगता है कि टाइम जाया कर रहे हैं, टाइम गेन करने के लिए कर रहे हैं, कुछ हासिल नहीं होना है इन मुज़ाकरात से। लेकिन आज जब आपने उनसे बात की, क्या वो पुरुम्मीद है कि इन मुज़ाकरात के जरिए कोई रास्ता निकल सकता है, या अभी भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं है इस बात पे कि रास्ता निकलेगा? देखिए, जब तक हुकूमत की तरफ से गुड जेस्टर ही दिखाया जाएगा, CBM से नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर ये सेनेटर एजाज चौधरी का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर देंगे, परसों इजलास है सेनेट का, यास्मीन राशिद साहबा, डॉक्टर साहबा जो हैं, इनके हवाले से उनको ज़मानत होने दें। जो पाकिस्तान के इस वक्त सियासी कैदी जेलों में हैं, उनके रुकावटें ख़त्म कर दें, लोगों को बाहर आने दें। जब ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, अवाम भी हील होना शुरू हो जाएंगे। अवाम की भी इस वक्त नफ्सियाती प्रेशर है, उनके ऊपर स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। इन बेचारे अवाम को भी जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, नाउमीदी और मायूसी की दलदल में दसते चले जा रहे हैं, उनको भी हील करने की ज़रूरत है। इन्हें फिक्र होनी चाहिए अपने अवाम की, अपने वतन की। लिहाजा चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के लिए कॉन्फिडेंस मेजर चाहिए। सही है, अब CBMs कहते हैं। तो ये CBMs के हवाले से आप बाकायदा तीसरे राउंड में हुकूमत के सामने ये रखेंगे कि कुछ CBMs तो करें, अगर असीरान की रिहाई मुमकिन नहीं है कोई CBM भाई पहले भी रख चुके हैं, पहली मीटिंग में भी रख चुके हैं, पहली मीटिंग में भी रख चुके हैं, दूसरी में भी रख चुके हैं, अभी फिर कहेंगे उनको ऐसा करें। सही है। और बल्कि जो एलामिया दूसरी मीटिंग के बाद जो एलामिया आया था उसमें हमारा दूसरा मीटिंग में के बाद जो एलामिया आया था उसमें भी लिखा था कि हुकूमत हायल ना हो, रुकावटें ना खड़ी करे लोगों के जो है ना सियासी कैदियों के जमानतों में और हुकूमत को एक ये भी बड़ी तशवीश रही है कि जिस तरीके के बयानात इमरान खान साहब देते हैं अडियाला जेल से या उनके एक्स अकाउंट पर आते हैं, उससे माहौल बड़ा खराब हो जाता है। तो आप लोगों ने उनसे गुजारिश की कि थोड़ा हौला हाथ रखें, क्योंकि अगर CBM आप चाहते हैं हुकूमत करे तो फिर आपकी तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए ना। मुज़ाकरात होते हैं, देखें जंगें होती हैं, मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, भाई हुकूमत को बड़ा दिल करना चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, क्या कुछ नहीं किया हुआ है। आप देखें ना, क्या कुछ नहीं उन्होंने किया हुआ है। 8 फरवरी के बाद क्या किया है, 9 मई को क्या किया है, इन्होंने किस तरह के गोलियां मारी हैं, कत्ल किया, लोगों को जेलों में डाला है, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया हुआ है। इलेक्शन लूटा है इन्होंने। तो बोलने दें, बात करने दें, और चीज़ों को बेहतरी की तरफ जब ले जाएंगे तो चीज़ें नॉर्मल होंगी फिर। सही, लेकिन आज आपने उनके बयानात के हवाले से कोई आप लोगों ने एडवाइस नहीं कि उनको कोई बयानात ना दें, ऐसी कोई बात नहीं भी उनसे? भाई वो लीडर है, वो समझता है उसे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। वो एक टीम का कैप्टन है, वो जानता है कि किस टाइम क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। वो समझदा, वो बहुत वाइज आदमी है। पाकिस्तान के सियासतदानों जैसा नहीं है, इनकी जिन्स से नहीं मिलता। वो बीमार नहीं हुआ, देखे किसी अस्पताल में नहीं गया, उसके प्लेटलेट्स नहीं खत्म हुए, नासिर साहब उसने कोई माफी नहीं मांगी। अली अमीन गंडापुर साहब से आज अलहदा 1-on-1 मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की। वो मुलाकात फिर किस हवाले से थी? क्योंकि फिर अफवाहें होती हैं कि शायद जो ऑफिशियल मुज़ाकरात हो रहे हैं वो असल मुज़ाकरात नहीं है, जो वो अली अमीन गंडापुर या पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं वो असल मुज़ाकरात है। तो वो क्या थी मीटिंग, वो किस बारे में थी? देखें, मैं इतना कह सकता हूँ कि वो एक चीफ मिनिस्टर है सूबे के, मुमकिन अपने सूबे के भी हवाले से उनसे उन्होंने बातें की हों, वहाँ गवर्नेंस के हवाले से जो मसाइल हैं, नामनी के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, अफ़गानिस्तान के साथ जो सूरत हाल चल रही है, मुमकिन उस हवाले से बातचीत की हो। और मुमकिन है कोई जो जैसे जो आप कह रहे हैं, मुमकिन ये बातें भी हुई हों, लेकिन इसका हमें नहीं पता। और कल केस 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से इमरान खान ने कोई बात की कि अगर उनको सज़ा हो जाती है या उनकी बेगम को सज़ा हो जाती है तब भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे?
उसने वो जेल में कैदी नहीं लगता, वो लगता है आज़ाद है, बाहर वाले कैदी, वो एंजॉय करता है। वो कहते हैं देखिए एक और हमाकत करने जा रहे हैं, हमाकत पर हमाकत पर हमाकत कर रहे हैं। देखिए जब से ये लोग आए हैं हर हमाकत। अब ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसमें इमरान खान बेनिफिशरी है, उसके घर वाले बेनिफिशियरी हैं, पैसे इनके पास, इंटरेस्ट ये लोग ले रहे हैं। उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई है गरीबों के लिए, उसके अकाउंट्स उनके ट्रस्ट के बंद किए हुए इन्होंने, और अब सजा देंगे जिसमें उसको 1 टके की उसने बेनिफिशियरी नहीं है। बहुत बहुत जब सजा देंगे तो दुनिया में क्या खबर जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम कोशिश कर रहे थे कि आज ये बानी पीटीआई इमरान खान से ज़्यादा मालूमात इस मुलाकात के हवाले से उनसे ले सकें, क्योंकि पीटीआई की टीम का ये कहना था कि जब तक हम उनसे मुलाकात नहीं करेंगे तो जो डिटेल्स हैं जुडिशल कमीशन के हवाले से या फिर आगे कैसे बढ़ना है वो हम नहीं हासिल कर सकेंगे। अब पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का कहना है कि बाज़ाब्ता लिख कर हम ये मुतालबात हुकूमत को अगले राउंड में दे देंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। एसआईएफसी के ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत बंजर जमीनों को सैराब करने के लिए दरिया सिंध से 6 नहरें निकालने के मामले पर सिंध और बलूचिस्तान में मुजाहरे जारी हैं। हुकूमत के अहम इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस फैसले को कालाबाग डैम जैसा मुतनाज़ा फैसला करार देकर मुस्तरद कर चुकी है। मगर 2 रोज पहले वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने नई नहरों से मुतालिक बहस को बेबुनियाद करार दिया था, जिस पर कल हमारे प्रोग्राम में रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो एहसन इकबाल के बयान की मजम्मत करती हैं, पानी के मसले पे जंगे हो जाती हैं। एहसन इकबाल को ऐसे गैर हसास बयानात नहीं देने चाहिए। सबसे पहले तो मैं एहसन इकबाल साहब के बयान की मजम्मत करती हूँ, और मैं आपके तवस्सुत से ये जरूर कहूंगी कि एहसन इकबाल साहब ने बड़ी ज्यादती की है। और मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो इतने हसास होते हैं, जिस पर कि नून लीग से जो भी बात करे उसे बैकग्राउंड और हिस्ट्री और जो डेटा है, जो टेक्निकलिटी, उसको समझकर बात करनी चाहिए। पानी का इशू हसास मामला है और कभी भी इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, बल्कि गुरेज करना चाहिए। तो मुझे नहीं पता एहसन इकबाल साहब के पास ये इजाजत कैसे आ जाती है कि वो पानी जैसे हसास इशू पर इतना इनसेंसिटिव बयान दें, लेकिन वो बयान बहुत इनसेंसिटिव है जो उन्होंने दी। लेकिन देखिए, हर चीज के लिए वो प्रोफेसर नहीं हो सकते। पानी का एक इशू है, टेक्निकल इशू है। शाजिया मरी साहबा एहसन इकबाल के बयानात की मजम्मत कर रही थी, इस पर हम बात करेंगे। और आज हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये दरियाओं से जो मजीद कनाल निकालने का मामला है, इस पर बिलावल साहब तो तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप ये नहरें निकालेंगे तो सिंध का पानी मजीद कम हो जाएगा। आपने कहा कि बिल्कुल बेबुनियाद बात है, क्योंकि 1991 अकॉर्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी ना कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। लेकिन आपके इस बयान पर शाजिया मरी साहबा ने एक तो आपके बयान की मजम्मत की है और कहा है कि हसास मामला, इस पर जंगे हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त हमें किसी भी सतह के ऊपर किसी भी ऐसे इशू को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर वो प्रोविंशियल एक बद-एतमादी या मुल्क के अंदर सूबाई असबियत के लिए वो एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। हम सब बड़े रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, इसके फोरम्स हैं, और मुझसे भी जब सवाल पूछा गया तो मैंने एक बहुत टेक्निकल जवाब दिया था, और मुझे समझ नहीं है कि मेरे उस जवाब में पीपल्स पार्टी को क्या एतराज है। मैंने पहली बात ये की थी कि पाकिस्तान में एक वाटर रिकॉर्ड मौजूद है जो 1991 में उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हुआ था, जिसे तमाम सूबों ने एक्सेप्ट किया था। दूसरी बात मैंने ये कही कि उस वाटर रिकॉर्ड के तहत तमाम सूबों के लिए पानी की जो अपोर्शनमेंट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका एक फार्मूला तय किया गया है। और तीसरी बात यह है कि उसी मुआहदे के तहत एक इदारा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मैंडेट से तश्कील दिया गया, जो कि इरसा का इदारा है, जो इंडस रिवर की डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर करता है, और इसमें चारों सूबों के नुमाइंदे मौजूद हैं। और इसका एक बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है कि जितना भी पानी दरियाओं में आता है उसको उसी तनासुब से सूबों के दरमियान तकसीम किया जाए, जिस तनासुब से वाटर रिकॉर्ड में लिखा गया है। अब आने वाले वक्त के अंदर ये जरूर हमें खतरा दरपेश है कि कभी पानी ज्यादा होगा, कभी पानी कम होगा, लेकिन इसके अंदर कोई सूबा अपने हिस्से से ज्यादा पानी नहीं ले सकता। अगर पानी कम होगा तो सबको अपने अपने अपोर्शनमेंट के फॉर्मूले के मुताबिक पानी मिलेगा, और अगर पानी ज्यादा होगा तो तब भी वो उसी फॉर्मूले के तहत होगा। और इसी के आर्टिकल 8 के अंदर जो वाटर रिकॉर्ड है, उसमें ये भी लिखा गया है
कि हर सूबा अपने सूबे में अपने तयशुदा पानी के हिस्से में से नई नहरें भी बना सकता है। तो लिहाजा कोई सूबा किसी दूसरे सूबे को नहीं रोक सकता। अगर वो अपने पानी के हिस्से में कोई नई नहर बनाए तो ये उसका हक है। ये हक लेकिन सूबे ये को भी हासिल है, पॉसिबल ये कैसे होगा? क्योंकि बलूचिस्तान को भी है, केपी और पंजाब को भी है। साहब, पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि 1991 में जब अकॉर्ड हुआ था तो पानी तो उससे बहुत कम हो चुका है, और ये कैसे मुमकिन है कि अगर चोलिस्तान पर एक नई नहर बनाई जाती है तो जो पानी सिंध को मिल रहा है या जो लोअर राइपेरियन एरियाज को मिल रहा है वो उतना ही रहेगा? वो तो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली कम होगा। ये मुमकिन नहीं है कि अगर सूबा सिंध का जो हिस्सा मुतय्यन है उससे किसी भी सूरत एक क्यूबिक सेंटीमीटर भी पानी कोई दूसरा सूबा उससे ले सके, क्योंकि टेलीमीट्री का निज़ाम है जिसको मजीद अपग्रेड किया जा रहा है। हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अप्रूव किया है ताकि इसमें अगर कोई किसी किस्म का इबाम है उसको भी दूर कर लिया जाए। तो लिहाजा ये फोरम्स मौजूद हैं जिसके अंदर हमें आपस में बात करके ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए, बजाय ये कि इसके ऊपर हम लोगों के अंदर कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात या तो ये खड़े करें। अहम मामला है ना कि आप लोग बातचीत करके, क्योंकि बिलावल साहब ने आपने भी सुने होंगे, तो बातचीत करके इसको हल क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि जब ये पीडीएम हुकूमत में ग्रीन इनिशिएटिव लिया गया था, एसआईएफसी बनी थी, पीपल्स पार्टी आपके इत्तेहादी थे, तो अब अगर मामला सिर्फ ये है कि किन एरियाज में काश करनी है वो डिस्कस करना है, तो बैठ के क्यों नहीं डिस्कस कर रहे आप लोग आपस में साथ? जो एपेक्स कमेटी है उसके अंदर तमाम वज़राए आला और वजीर आजम और सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत मौजूद हैं, और इसका मकसद ही ये है कि हम आपस में बैठ इन तमाम मामलात को रफा करें। और जैसे मैंने कहा कि एक फुल प्रूफ निज़ाम मौजूद है, वफाक के अंदर मौजूद है, जिसमें मैं फिर दोहराऊंगा कोई सूबा किसी दूसरे सूबे का एक कतरा पानी भी फालतू नहीं ले सकता। तो इसलिए हमें इस बारे में कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करनी चाहिए कि जो गैर जरूरी हो, क्योंकि एक मुल्क के अंदर आईनी निज़ाम मौजूद है। या तो हम ये कहें कि मुल्क में आईनी निज़ाम मौजूद नहीं है, मुल्क के अंदर जो इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे, वो काम भी कर रहे हैं। उसके अंदर सूबा सिंध की, सूबा पंजाब की, सूबा केपी, सूबा बलूचिस्तान, सबकी नुमाइंदगी। लेकिन अगर इतना ट्रांसपेरेंट मामला है एहसन साहब, तो ये जो इरसा का इदारा है जो वाटर मैनेजमेंट करता है, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको भी आपने चेंज करने की कोशिश की। इनफैक्ट पहले जब आपकी गवर्नमेंट आई तो आपने चेयरमैन को तब्दील करने की कोशिश की और उस पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात आए, आपको ये फैसला वापस लेना पड़ा। फिर जो इरसा का स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने के लिए आप एक और अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें जो रोटेशन बेसिस पे चेयरमैन आते हैं वो खत्म करके आप 4 साल के लिए चेयरमैन लगाना चाहते थे। ये स्ट्रक्चर क्यों चेंज कर रहे थे? क्योंकि ये कोई वफाकी इदारा तो नहीं, ये तो इंटर प्रोविंशियल इदारा है ना। देखिए, वो जो चेयरमैन की तैनाती थी, जब उस पर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया तो उसको नहीं लगाया गया। वो सिर्फ एक तैनाती का मामला था। उन्होंने कहा कि फलां शख्स को आप ना लगाएं, हमने उसको रिस्पेक्ट किया। तो इसलिए पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और हम उनके साथ मिलकर जो भी अहम अमूर है उससे बातचीत करते हैं। और मेरा, जैसे मैंने पहले भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब की निगरानी में एक मैकेनिज्म मौजूद है, और वो मैकेनिज्म मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जो कोलिशन अफेयर्स हैं उनको देखता है। और वो एक बड़ा रोबस्ट सा निज़ाम है जिसमें वो मुसलसल राब्ते में रहते हैं और दोनों पार्टीज अपने मामलात को तय करती हैं। लिहाजा उस सतह पे बात किए बगैर इसको पब्लिक डोमेन में लाना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। और मैं फिर दोहराऊंगा कि वफाकी हुकूमत या हमारी शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो मरकज़ में हुकूमत है, वो किसी किस्म की ऐसी चीज को ना सपोर्ट करेगी, ना वो इरादा रखती है जिससे सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी भी। लेकिन ये मामला अब आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि बिलावल साहब ने तो कहा है ये एकतरफा फैसला, आप कह रहे हैं कि हम मिलकर काम करते हैं, इन्होंने कहा एकतरफा फैसला है। और पहले कालाबाग डैम का आपने एकतरफा फैसला बनाया था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, ये भी मंसूबा इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, इन चीजों को हमें पोलिटिसाइज करने से गुरेज करना चाहिए, और इसका नतीजा ये निकलता है कि मुल्क का नुकसान होता है। उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको फोरम्स के ऊपर बात होनी चाहिए, और अगर वहाँ पर बात ना हो तो फिर उसे पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। मैं आपको फिर मिसाल दूंगा, जब हमने सी पैक शुरू किया, इसी किस्म की कंट्रोवर्सीज जो है वो सी पैक के खिलाफ भी फैलाने की कोशिश की गई, और बलूचिस्तान केपी में मन गढ़ंत नक्शे तकसीम किए गए। उनका भी यही मकसद था कि इसको इतना मुतनाज़ा कर दें
कि उससे ये मंसूबा तातुल का शिकार हो जाए, लेकिन हमने उसका काउंटर किया, लोगों को क्लैरिफाई किया और चारों सूबों को उस पर मुत्तहिद किया। इसी तरह मैं दावत दूंगा कि जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है वो इसहाक डार साहब के साथ राब्ता कर सकती है, वो वफाकी वजीर जो आबी वसाइल हैं उनके साथ बैठ सकते हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकते हैं। और कोई, फिर मैं दोहराऊंगा, वफाकी हुकूमत की ऐसी स्कीम नहीं है कि जिससे वो सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी भी कम करने बहुत बहुत शुक्रिया हो या उस पर काम कर रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान इकबाल साहब मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।